हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में आप सभी लोगों का एक बार आज फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जो है कुल 6 स्थितियों में होता है और 3 स्थितियों के बारे में हमने बता दिया अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है और किस तरह से होता है। 3 और बचे हैं, उसी के बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे किस तरह से और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमने जो है आप लोगों को इसे कह सकते हैं अपने लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। खास करके क्लास 10th के जो भी बच्चे होंगे वो इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, होली का पर्व है, इसलिए आप लोग जो है ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी जब भी समय मिले तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। और हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी जितने हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको, और जो अन्य लोग भी हैं उन सबको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा। आइए दोस्तों, हम लोग जो है बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कुल 6 स्थितियों में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और जिसमें से 3 स्थितियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज चर्चा हम लोग करेंगे कि चौथी स्थिति, चौथी कंडीशन कौन सी है जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे कंडीशन में कि किस तरह से अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो पहला हमने बताया जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, दूसरा हमने बताया जब अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, और तीसरा हमने बताया जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं। आज चौथा कंडीशन ये होगा कि जब ध्यान देंगे वस्तु कहां पर हो, तो देखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के मध्य हो। किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होगा इस चीज को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, हम बात अगर करें जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के मध्य हो तो कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मान लेते हैं हमने क्या बनाया है, एक अवतल दर्पण बनाया। यह हमने एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है दोस्तों, पालिशदार होता है। उभरा हुआ भाग क्या होता है, पालिशदार होता है। और जो धसा हुआ भाग होता है वो परावर्तक होता है। यहाँ से हमने क्या किया, एक ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मुख्य अक्ष खींचा, और मुख्य अक्ष का ये ध्यान देंगे यक्ष सिरा है और ये यक्ष डैश सिरा है। इसके ध्यान देंगे दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव P कहते हैं, इसको भी आप जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वक्रता केंद्र सी होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये फोकस एफ होगा। अब हमने क्या कहा, कहां पर रखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के मध्य रखा जाए, यानी यहाँ पर रखा जाए। हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, इस तरह से वस्तु को हमने यहाँ पे रखा। अब देखिएगा ये वस्तु का ए सिरा है, ये बी सिरा। यहां से जब प्रकाश की किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चली, आप देखेंगे जब प्रकाश की किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये प्रकाश की किरण, तो यह धसे हुए भाग जो परावर्तक तल है उससे टकरा करके ये कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ऐसे। इसके बाद आप देखेंगे एक प्रकाश की किरण और इस तरह से फोकस से चलेगी, इस तरह से, और जब परावर्तन होगा इसका तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, और ये परावर्तन के बाद एक दूसरे को जहां काटती हैं तो वो जो क्षेत्र होता है वो ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र सी, और ये चीज अनंत है, अनंत के मध्य ध्यान दीजिएगा आपको प्रतिबिंब मिलता है। और प्रतिबिंब का ये हम मान लेते हैं ए डैश सिरा है, ये बी डैश सिरा। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे हमको प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है, तो सी और अनंत के मध्य मिल रहा है।
और देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य अक्ष के नीचे, और सीधे ध्यान दीजिएगा कहाँ पर बना है, तो दर्पण के एकदम सामने बना है और मुख्य अक्ष के नीचे। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति में हम कहेंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है, और वास्तविक के साथ साथ ध्यान दीजिएगा उल्टा है, वास्तविक के साथ साथ क्या है दोस्तों, उल्टा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछें कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर बनी है, स्थिति यानी बनी कहाँ पर है, तो हम कहेंगे ये जो बना है, ये आप देखेंगे ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा अनंत है और ये वक्रता केंद्र सी है, इन्हीं दोनों के मध्य बना है, तो हम कहेंगे अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य, अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य। ये प्रतिबिंब हमको कहाँ मिला दोस्तों, तो अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य मिला। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के मध्य रखते हैं, उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा हमको प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कह सकते हैं प्रतिबिंब जहां हमको मिलता है अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य मिलता है। और अब बात करें इसका आकार कैसा, प्रतिबिंब का आकार आप देख रहे होंगे कि वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा मिला, तो यानी कि वस्तु से जो है प्रतिबिंब जो है बड़ा मिला, और वो भी कहेंगे कि एक प्रकार से ध्यान दीजिएगा बड़ा जो आप देख रहे हैं ये वस्तु है, वस्तु का ए सिरा बी सिरा है और प्रतिबिंब जो मिला हमको ए डैश बी डैश के रूप में मिला, और ये वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो आकार में हम कहेंगे प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु से बड़ा। तो जब हम ध्यान दीजिएगा वस्तु को वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ पर रखते हैं दोस्तों, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब हमको वास्तविक और उल्टा मिलता है अवतल दर्पण में, और स्थिति कहाँ रहती है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य रहता है, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। दोस्तों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगली स्थिति के बारे में हम बताते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आगे अब हम फिर देखिएगा, आपको बताते हैं किस तरह से और प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसको हम इरेज करते हैं और अगली स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी लेक्चर हैं आपको कैसा लगा उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ताकि हमको यह पता चल सके कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही है। आइए बात करते हैं हम पांचवी स्थिति पर बात करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा हमने चौथी स्थिति में कहां पर रखा, सी व एफ के मध्य रखा। अब की बार ध्यान दीजिएगा हम कहां रखेंगे, वस्तु को एफ पर रखेंगे। तो यहां देखिएगा जब वस्तु फोकस एफ पर हो, फोकस एफ पर हो, अब देखिएगा हमने अब कहाँ रखा वस्तु को, जब ध्यान देंगे वस्तु कहाँ हो दोस्तों, फोकस एफ पर हो। फिर से वही चीज हमने एक इस तरह से अवतल दर्पण का निर्माण किया। अवतल दर्पण का ये उभरा भाग पॉलिशदार है और ये धसा हुआ भाग ध्यान दीजिएगा परावर्तक तल है। यहां से हमने एक मुख्य अक्ष बनाया, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुवी कहेंगे, ये यक्ष डैश सिरा है और ये यक्ष सिरा है। अब समझिएगा ये ध्यान दीजिएगा सी है और ये जो है एफ है। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ एफ पर रखना है, यानी कि इस तरह हमने वस्तु को ऐसे रखा, इस तरह से ये वस्तु का ए सिरा है, ये बी सिरा है। अब आप देखिएगा अगर हम देखें यहां से, अगर हम देखें, देखिए यहां से प्रकाश की किरणें इस तरह से चली, प्रकाश की किरणें जब दोस्तों इस तरह से चली तो ये ध्यान दीजिएगा परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद जो है यहीं से, यह मुख्य फोकस से ही गुजरती है और ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब समझिएगा यहां से प्रकाश की किरण
इस तरह से चली, प्रकाश की किरण इस तरह से चली ऐसे, और अब यहीं से टकराकर पुनः परावर्तित हो गई, और इस बार ये ध्यान दीजिएगा कहां से गुजरेगी, सी से गुजरेगी। इस तरह से आगे अगर इसको हम बढ़ाएं तो ये सी से ऐसे गुजरेगी, ऐसे सी से गुजरेगी। और अगर हम इसको जितना दूर ऐसे करते जाएं, देखिए इसको इतना ऐसे दूर करते जाएं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं मिल ही नहीं रही, कहीं मिल ही नहीं रही हैं। ये ध्यान दीजिएगा ऐसे दूर हटती चली जा रही है, दूर हटती जो है चली जा रही है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर बात करें तो हम कहेंगे कि लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक स्थिति ऐसी आएगी, थोड़ा सा इस बात को फिर से समझेंगे। यहां से एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये सी से ऐसे जाएगा, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको जब हम ऐसे ले जाएंगे और इसको भी जब इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, तो एक समय आप देखेंगे दूर तो ये थी, लेकिन धीरे धीरे जितनी आगे ये बढ़ रही हैं, ये देखिए एक दूसरे के समीप आती है जा रही हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इसको आगे ऐसे बढ़ाएं, ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है इस तरह से काटती हुई निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसे काटते हुए निकल जाएंगे। और जहां पर काटेंगे वो क्षेत्र आपको अनंत का दिख रहा है, यानी कि अब की बार प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों, अनंत पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस एफ पर रखते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी दोस्तों वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी अनंत पर, यानी कहां पर बनेगी दोस्तों, अनंत पर बनेगी, अनंत पर। और फिर ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब का जो आकार होगा, आप देख रहे हैं आकार बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बल्कि दोस्तों बहुत बड़ा, वस्तु इतना बड़ा, और अगर इसको मैं यहां से ऐसे करके देखूं तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बना हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि वस्तु स्थिति अनंत पर है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक बार फिर से समझिएगा कि जब हम वस्तु को फोकस एफ पर रखते हैं, उस स्थिति में ध्यान दीजिए हमने वस्तु को रखा और यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे चली मुख्य अक्ष के समांतर, और जैसे ही वो परावर्तक तल से टकराई, परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से ऐसे ध्यान दीजिएगा गुजर गई प्रकाश की किरण। और अब ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में हमने फिर दूसरी प्रकाश की किरण को देखिए, जब दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से गई तो यह ध्यान देंगे इस तरह से गई, लेकिन परावर्तन के बाद सीधे ध्यान देंगे वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरी, और आगे जैसे हमने देखा यहाँ तो दूरी थी इनके बीच, लेकिन जितना आगे हम बढ़ाते गए उतना ध्यान देंगे समीप आती गई, और एक समय ऐसा आएगा कि एक दूसरे को काटेंगी कहाँ, अनंत पर, और वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होगा। स्थिति क्या होगी, ये अनंत पर बनेगा। आकार ध्यान दीजिएगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा दोस्तों। यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमें पता है, इसलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे फिर हम अगली स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब हम अगले कंडीशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि छठवें स्थिति में किस तरह से, क्योंकि ये जो छठवीं स्थिति हम बता रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन यही एक कंडीशन है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण दोस्तों कैसे हो जाता है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो दोस्तों आभासी और सीधा हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जब हम जो है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के मध्य रखते हैं, तो उस स्थिति में हमको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, तो आभासी और सीधा प्राप्त होता है। लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, छठवीं कंडीशन में कहां पर रखेंगे, देखिएगा जब वस्तु फोकस एफ और
ध्रुव P के मध्य, ध्रुव P के मध्य। अब इस चीज को देखना है कैसे ध्यान देंगे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप देखें एक हमने क्या बनाया दोस्तों, इस तरह से एक हमने बना लिया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लिया। इस तरह से ये देखिए अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग पॉलिशदार है और धंसा हुआ भाग दोस्तों आप देख रहे हैं क्या है, परावर्तक तल है। यहां से एक ध्यान देंगे हमने मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष का ये यक्ष डैश सिरा और यहाँ पर ये यक्ष सिरा। अब देखिएगा ये ध्रुव P है यहाँ पे और ये ध्यान दीजिएगा यफ है, ये यफ है और ये ध्यान दीजिएगा C है। अब समझिएगा अब कहाँ वस्तु को रखना है, तो हम कहेंगे वस्तु को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रखना है। ध्यान देंगे वस्तु को हम रखेंगे ध्रुव P और फोकस F के मध्य, यानी यहां रखेंगे। हमने वस्तु को इस तरह से रखा, ये वस्तु का A सिरा है, ये B सिरा। अब ध्यान दीजिएगा प्रकाश की किरण ऐसे चली मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण चली। अब ध्यान देंगे यहां से परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी दोस्तों, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा मुख्य फोकस से तो गुजरेगी, इसके बाद अगर हम यहाँ से एक प्रकाश की किरण और ऐसे देखिए यहाँ से ये गई ऐसे प्रकाश की किरण और परावर्तन के बाद पुनः ध्यान देंगे इस तरह से ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये वक्रता केंद्र C से गुजरेगी, देखिएगा वक्रता केंद्र C से गुजरेगी। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये दोस्तों ध्यान देंगे दोनों एक दूसरे से दूर हटती चली जाती, इस तरह से दूर हटती चली जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम अगर इन किरणों को देखेंगे तो हमको लगता है ये किरणें इधर से कहीं से आ रही हैं। इनको अगर हम दोस्तों ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये ध्यान दीजिएगा एक कंडीशन ऐसा होगा कि ये ऐसे आगे बढ़ेंगी, ऐसे आगे बढ़ेंगी, ये इधर निकल जाएगी इधर, लेकिन जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर दोस्तों क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये प्रतिबिंब का A डैश सिरा है, ये B डैश सिरा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब आपने देखा, हमने कहा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आपने देखा अवतल दर्पण के सामने हर कंडीशन में सामने जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता था और मुख्य अक्ष के नीचे, लेकिन अब की बार जो दर्पण ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ ये दर्पण के पीछे हुआ और मुख्य अक्ष के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, आभासी और सीधा कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रकृति इसकी कैसी होगी, प्रकृति जब हम अवतल दर्पण के ध्यान देंगे सामने ध्रुव P और फोकस F के मध्य वस्तु को रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनती है, तो ये आभासी बनता है और मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए आभासी व सीधा होता है, आभासी व सीधा होता है। ध्यान दीजिएगा फिर यहां पर हम बात करें कि इसकी स्थिति कहां पर बनी है, तो ध्यान दीजिएगा ये दर्पण के पीछे बनी है, दर्पण के पीछे। अच्छा, दर्पण के पीछे बनने के कारण इसको आभासी कहा गया और मुख्य अक्ष के ऊपर बना है इसलिए इसको सीधा कहा गया। और फिर ध्यान दीजिएगा इसके आकार की बात करें तो इसमें आकार की बात करें तो ये वस्तु से बड़ा बना है। वस्तु से क्या बना दोस्तों, बड़ा। देखिए वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो ध्यान दीजिएगा ये वस्तु से दोस्तों क्या बना है, बड़ा बना है। इस कंडीशन में ध्यान देंगे अवतल दर्पण के द्वारा कुल 6 कंडीशन में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इन 6 कंडीशनों के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक चीज कि अगर कुछ लोग नए जुड़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर जी आज जो है चौथे और पांचवें छठवें के बारे में बताए, तो पहला दूसरा तीसरा कहाँ है, तो हमारे इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें हमने उसको बताया अच्छे से। आप जा करके देखेंगे आपको एक एक बातें अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।